एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। पहले लेक्चर में सिर्फ हमने बेसिक जाना था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। आज पूरा जीरो से आगे बढ़ेंगे स्नेल्स लॉ और बहुत सारे टॉपिक तक। तो शुरू करते हैं भाई साहब। पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का नाम है और इसमें हम पहले वो चीज को रिकॉल करा देते हैं जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो इतना हम रिकॉल कराते हैं। जो भाई देखो, पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जैसे मान लो अगर ये डेंसर है, मीडियम है, और अगर ये रेयर मीडियम है। अब शुरू से बता रहे हैं, मतलब लेक्चर 2 है तो मैं भी बता दे रहा हूं। डेंसर मीडियम वो था जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम थी रेदर देन रेयर मीडियम। मतलब अगर दो मीडियम है, एक डेंसर है, मतलब जिसमें स्पीड ऑफ दो मीडियम है, मान लो ए है 1, ये है 2, तो अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है कंपैरिजन टू अदर, तो इसका मतलब ये डेंसर है और ये क्या है, रेयर है, राइट। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, हमने पढ़ा था। और ये क्या है, नॉर्मल, जिसको हमने एन से डिनोट कर दिया। हमने कहा था अगर एक इंसिडेंट लाइट अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो बताइए क्या होने वाला है, नॉर्मल से दूर। ये कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब डेंसर से रेयर में जब भी लाइट जा रही है तो ये जा रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लिख दे रहा हूं इसको भी, डेंसर टू रेयर। जितने लोग भाई साहब, इसका एक लेक्चर हमने इसके पहले रिकॉर्ड किया था 1 घंटे का पूरा, पर इसमें आवाज नहीं आई थी तो हम फिर से कर रहे हैं। तो इसका तुम लोग तो पढ़े हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम लोग को लिखना नहीं है, तुम लोग को भी साथ में लिखना है शुरू से फिर से। चलो रफ कॉपी में, फेयर में मत लिखना डबल डबल। डेंसर टू रेयर क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ जाओ भैया। अब हमने एक और सीखा था इसी में, अगर रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर, तो हमने जाना था अगर इंसिडेंट लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर, दिस मींस ये कहां पे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे भाई साहब, आओ देख लेते हैं यहीं पे। देखो भाई, ये रहा हमारा रेयर मीडियम और ये रहा हमारा डेंसर मीडियम। अब ये भाई साहब क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर बेंड हो जाती है। ये पूरी कहानी बेंड क्यों होती है, क्यों इधर जा रही है, ये पूरी कहानी लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, पर इतनी लेक्चर 1 की समरी है, इसको नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब इसमें अब हम आगे चलें। अगर ये रेयर से डेंसर गया है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ जाओ भाई, अब आगे की कहानी समझते हैं कैसे, क्या किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक कहां से आया, हम फार्मूला तो रट लेते हैं, पर उसकी वर्किंग नॉलेज को कैसे क्या होता है हमें उसको भी समझना है। तो पहले हेडिंग पड़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज की हेडिंग रहने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका टोटल फील लेने वाले हैं, तब हम आगे चलेंगे, ठीक है। सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया क्यों, जैसे सुनो, हमने जाना कि एक मीडियम डेंसर होगा या फिर मीडियम रेयर होगा। अब भाई जैसे हम बोल दें कि मैं बड़ा हूं, तो मैं किससे कितना बड़ा हूं ये एग्जैक्ट जानना पड़ेगा, है ना भाई। मैं बड़ा हूं मतलब क्या, तुम लोग से बड़ा हूं, पर किसी से छोटा भी हो सकता हूं भाई साहब, है ना, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो डेंसर से रेयर कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है और कोई मीडियम कितना ज्यादा रेयर है, ये सारी चीजों की नॉलेज कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए हमने एक टॉपिक ही ले आया, क्या, कि हम जान सके कि मीडियम कोई कितना डेंसर है और कोई मीडियम कितना रेयर है, उस चीज को बताएगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको हमने बताया था या तो एन से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बोलो भाई। किसी को कोई समस्या यहां तक कंफर्म नहीं है, आ जाओ। डेंसर से जब रेयर में चलते हैं भाई साहब, डेंसर से हम रेयर में जब जा रहे हैं, सॉरी हाँ, डेंसर का मतलब, एक मिनट फिर से भी लिख देता हूं। डेंसर का मतलब भाई साहब क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बोलो क्या होने वाली है, कम या ज्यादा, कम। और रेयर का मतलब क्या था, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होने वाली है बेटा, ज्यादा। अब डेंसर कितना ज्यादा, मतलब कितनी कम स्पीड ऑफ लाइट हो रही है किसी मीडियम में, और इस मीडियम में कितनी ज्यादा हो रही है, इस चीज को बताने के लिए आया कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया। तो
अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ पाए आया किस लिए है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे किसी मीडियम का पता चलेगा तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ये जान सकते हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, पहला, और नॉर्मल कंडीशन से कितनी कम स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी ज्यादा, जो कुछ भी हम समझने वाले हैं। आ जाओ भाई, तो बताओ फार्मूला इसका होता है बेटा म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या होता है? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव किस चीज का? मीडियम का। किस चीज का? अरे भाई डेंसर मीडियम होगा या फिर डेंसर मीडियम होगा या फिर, तो अगर कोई मीडियम डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डेंसर का। कोई मीडियम रेयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रेयर का। कोई मीडियम वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। कोई मीडियम ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो भाई देखो भाई, तो मैं कह रहा हूं म्यू किसका? म्यू मीडियम। यहां पे मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं म्यू मीडियम इज इक्वल टू सी। अरे भाई सी किसका होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है? मैंने बताया था पहले लेक्चर का, लाइट का पहला लेक्चर। सी किससे डिनोट करते हैं? अब इसको लिख दे रहा हूं, चलो। और सॉरी, वी किसका होता है? वी स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन कहां पर? जिस मीडियम की बात होगी तो यहां पर लिखना चाहिए वी मीडियम। क्या आई बात समझ में कि नहीं? वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन कहां पर? एक मीडियम में। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, एयर में या फिर वैक्यूम में। यहां पर लिख रहा हूं वेयर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। अगला V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इन दैट मीडियम। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नोट करो इसको। चलो भाई, अब देखो भैया हमने क्या क्या सीखा। अच्छा, इसको जो जो सीखा है अभी आओ हम लगाते हैं इन सब चीजों को यहां पर। आ जाओ भाई, देखो कैसे यूज करने वाले हैं। देखो डेंसर का मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट जहां पर, रेयर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट जहां पर ज्यादा होने वाली है। ओके लेट्स कम, आ जाओ भाई। देखो भैया अब क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि फॉर वाटर, अगर ऐसे वाटर मीडियम आ जाए तो उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा? म्यू वाटर, सॉरी पहले फार्मूला जानो। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वी। म्यू किसका? मीडियम का। मीडियम कौन है? वाटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू वाटर। क्या हो जाएगा? म्यू वाटर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या इसका? वाटर का। वी किसका? तो म्यू वाटर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। नहीं है समझ में? आ जाओ फिर, अगर ऐसे ग्लास मीडियम हो जाए तब बेटा, ग्लास मीडियम बताओ ग्लास, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वी। तो म्यू के बाद क्या हो जाएगा? ग्लास। सी तो भाई सी तो फिक्स है ना, कहां का? वैक्यूम का या फिर एयर का स्पीड ऑफ लाइट। वी किसका होगा? मीडियम का। म्यू किसका होगा? मीडियम का। मीडियम कौन है? ग्लास। तो म्यू ग्लास, और यहां पर वी, यहां पर वी ले आओ तो यहां पर हो जाएगा वी ग्लास। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ तो भाई साहब अब हमने जान लिया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जैसे ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जाना, हो गया म्यू ग्लास। चलो ठीक है, ये सब सारी बातें बहुत सही है, ठीक है, इट्स ओके। पर एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो दो लोग हैं, एक है भाई साहब P, एक है Q, एक है T, तीन लोग हैं। अब अगर मैं कह दूं Q जो है वो बड़ा है, पर Q किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है तुम्हें क्या पता है? पर अगर मैं ये बोल दूं Q P से बड़ा है, मतलब Q इज ग्रेटर देन, और मैं ये बोल दूं जो Q है ये भाई साहब T से छोटा है, क्या Q के बारे में ठीक ठाक इंफॉर्मेशन आ गई कि नहीं आ गई? क्या देख पा रहे हो कि ये जो भी हम जानना चाह रहे हैं, Q P T, जो भी जिसके बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं, Q जो है हमारा P से बड़ा है, Q जो है, और यहां पर क्या Q किससे बड़ा है? P से, पर Q जो है T से छोटा है ना? समझ पाए मेरी बात को? तो यहां पर जो भी तुम Q के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले हो, P और T के रिस्पेक्ट में निकाले कि नहीं निकाले? किसके रिस्पेक्ट निकाले? P और T के। नहीं समझे? अरे भाई इसी में एक और नाम जोड़ लो। चलो भाई हमने जोड़ दिया F। अब क्या Q का F के रिस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन पता है? पता है? क्योंकि जो भी अच्छा, जब मैं कह रहा था Q बड़ा है, क्या सही इंफॉर्मेशन पता थी?
नहीं पता थी। सिर्फ मैं बोल दूं कि क्यू क्या है, बड़ा है, ऐसे बोल दिया भाई साहब बड़ा है, चैटियाने वाली लैंग्वेज, मैं बोल दिया भाई साहब क्यू बड़ा है, तो क्या क्यू की इंफॉर्मेशन इससे तो बहुत कम इंफॉर्मेशन पता चली। पता कब चल रहा इंफॉर्मेशन सही हुई, जब हमने किसी से क्या किया, कंपैरिजन किया। कब क्या किया, कंपैरिजन करने का ये मतलब होता है हमने क्या जानना चाहा, हमने इस चीज के बारे में जानना चाहा, बोले तो रिलेटिव। याद करो फिजिक्स में ऐसी चीजों के लिए वर्ड क्या आता है, रिलेटिव। क्या आता है, रिलेटिव। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अरे किसके रिस्पेक्ट में, बात आएगी कि नहीं आएगी, किसके रिलेटिव में बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिलेटिव में तुमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आई बात समझने की नहीं? तो हुआ क्या, इस चीज को सॉल्यूशन निकालना था, तो हुआ क्या, सारे लोगों फिजिक्स ने ये सोचा गया कि यार एयर यूनिवर्सल है, हर जगह व्याप्त है लगभग, अपनी अर्थ पे तो ठीक ठाक मिल ही रही है भाई साहब, है ना। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजों को हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बट किसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई बात समझ में ही नहीं है? चलो अब इसके आगे की कहानी को हम लिखते हैं। चलो आ जाओ, चलो भैया यहां पर हमने लिखा था म्यू वाटर, चलो भाई म्यू वाटर, इसका मतलब क्या था बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। आ गया म्यू वाटर। अच्छा एक चीज, नहीं एक मिनट सुनो, अभी जब म्यू वाटर लिखा जाता था तो ये समझते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, पर इसका मतलब है क्या रियलिटी में, म्यू वाटर तो है किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर को लिख दिया आगे। अब इसको पढ़ा क्या जाएगा, देखो ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर आगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया कि नहीं आया? सारी कहानी किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में होने वाली है। ऐसे ग्लास का भी हो जाएगा भाई साहब, आ जाओ ग्लास में भी डाल लिख देते हैं भाई साहब इसको भी। चलो कैसे करेंगे इस चीज को भी, हम कैसे करेंगे आ जाओ देख लेते हैं भाई साहब। देखो मैं कह रहा हूं कि म्यू ग्लास का मतलब क्या है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब बताओ म्यू ग्लास का यह मतलब है, पर यही अगर म्यू ग्लास है तो इसका क्या मतलब है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किसके रिस्पेक्ट में, एयर। तो हमने एयर को क्या कर दिया, आगे लिख दिया, यहां पर लिख दिया एयर। चलो क्या मतलब हो गया भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नोट डाउन कर लो कहीं, एक मिनट, और कहीं पर अगर तुम्हें सिर्फ ये दिया हुआ, जैसे कहीं लिखा हुआ म्यू डायमंड, ऐसे लिख दिया म्यू, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बट किसके रिस्पेक्ट में, नोट डाउन कर लो पूरा। तो भाई साहब अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कहानी में आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ वाटर म्यू ऐसे ग्लास करके लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। चलो भाई इसी चीज को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, कैसे देखो, हमने पहले ही बताया था जिसके रिस्पेक्ट में वो होता है डिनोमिनेटर, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के, तो म्यू वाटर कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर, किसका निकल रहा है, ग्लास का, तो हो गया म्यू ग्लास। नहीं आ सुन, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के, तो वाटर कहां जाएगा, नीचे, किसका निकल रहा है, ग्लास का, तो ग्लास कहां जाएगा, ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये किसके बराबर है बोलो, ये इसी के बराबर है, म्यू वाटर है, जी फॉर ग्लास। क्या आया बात समझने की नहीं है? तो और अगर ऐसे होता तो देखो, जी म्यू डब्ल्यू होता, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू वाटर किसके रिस्पेक्ट में है, ग्लास के, तो यहां पे हो जाएगा म्यू ग्लास। नोट करो भाई। चलो भाई साहब, तो अब हम
ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे, क्या मतलब अभी हमने ये जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते क्या, कैसे जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओ भाई साहब यहाँ पर से रहने दो, चलो आ जाओ। तो डब्ल्यू म्यू जी का मतलब म्यू ग्लास अपान म्यू वाटर है ना, ये पूरा है। चलो आ जाओ। किसी भी तरीके से कहीं पर भी अगर कुछ भी दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे, जहां पर सिर्फ एक मीडियम की ही नॉर्मली बात करने वाला है उसका ये मतलब होता है वो किसके रिस्पेक्ट में बातचीत कर रहा है भाई साहब, बोलो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, रिफ्रैक्ट एयर के, किसके, एयर के। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा हमको एक चीज और पता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपान वी, ये पता है कि नहीं पता, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अगर किसी का म्यू अगर किसी का 3/2 है तो इसका मतलब क्या निकलता है, हम इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बढ़िया मस्त हवा चल रही है भाई, गेट थोड़ा और ऊपर कर दो यार, नहीं रहने दो, हवा आ रही है, परछाई भी थोड़ा जान दो। हाँ तो अगर म्यू इक्वल टू दिया गया है 3/2 तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। आ जाओ देखो, म्यू दिया गया है तो अच्छा म्यू कोई मीडियम होगा, कौन सा मीडियम हमको नहीं पता, तो हमने सिर्फ क्या लिख दिया, हमने मान लिया म्यू एक्स मीडियम है, पहचान रहे हो भाई सब, हाँ मतलब मीडियम क्या है, एक्स है, ठीक है। अच्छा हाँ चलो भाई, म्यू एक्स इक्वल टू 3/2, अगर म्यू एक्स है तो वी किसकी बात करेगा, उसकी भी तो भाई समझो, अगर म्यू एक्स वाला है तो वी भी तो एक्स वाला होगा, क्योंकि मीडियम तो सेम रहेगा ना भाई दोनों का। और सी कितना है, वो तो फिक्स है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो भाई सुनो ध्यान से, हाँ चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, निकालता हूं क्या, अगर समझो मैंने क्या बोला था, अगर म्यू तुम्हें पता रहेगा तो तुम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है उसको तुम क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आओ भाई, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पता है म्यू इक्वल टू कितना, म्यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपान वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपान म्यू इंटू एक्स। सी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी म्यू एक्स कितना है, 3/, तो हो गया 3/2, 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, अच्छा 3 कैंसिल, कितना आ चुका है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं है, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर। क्या वेलोसिटी सी से कम हो गई कि नहीं हो गई, हुई कि नहीं हुई, बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा यहां से और एक चीज देखो, जरा गौर कीजिएगा, म्यू इक्वल टू सी अपान वी से एक और इंफॉर्मेशन जरा गौर करो, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान म्यू होगा कि नहीं होगा, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम वी, और वी के कम होने का क्या मतलब है, वो मीडियम डेंसर है। नहीं समझ पाए, अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो, एक म्यू इक्वल टू एक्स इक्वल इतना है तो वी एक्स आएगा 2 उस मीडियम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब इसमें हम आगे चलते हैं, तो फिर और आगे प्रोसीड करते हैं। चलो जो म्यू के बारे में थोड़ा सा रिजल्ट निकल रहा था उस पर चलते हैं, इसको पहले ही बताना चाहिए था, फिर वो म्यू का इंफॉर्मेशन देना चाहिए, पर ठीक है। देखो हमने पढ़ा क्या, म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपान वी, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपान। अब बताओ म्यू अगर जितना ज्यादा होगा वी उतना, तो म्यू बढ़ा यानी कि वी कम हुआ, और वी के कम होने का मतलब मीडियम क्या हो चुका है, डेंसर। आया कि नहीं आया, तो क्या यहां से तुम डायरेक्टली रिलेटिव कर सकते हो, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसके प्रोपोर्शनल है भाई साहब, बोलो डेंसर के, वो मीडियम कितना होगा उतना ज्यादा डेंसर होने वाला है। चलो भाई वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, वो मीडियम उतना ही ज्यादा, आया कि नहीं आया, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, ये देखो दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, हाँ जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा मीडियम डेंसर, आया कि नहीं आया, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंसर, और जितना ज्यादा डेंसर उतनी कम वेलोसिटी। आई समझ में कि नहीं आई बात, आया, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी। आ जाओ भाई यहां पे लिखो, और एक और इंफॉर्मेशन इसमें यार इंक फिल कर दो, तो करो तब तक, चलो हाँ, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब मीडियम कैसा है, रेयर, कैसा है, हाँ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर। आई बात समझने की नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। चलो भाई अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन बताते हैं,
जिसका हम आगे यूज भी करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, इसके भी आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पर अभी पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ठीक ठाक थियरी हो जान दो। चलो भाई आगे सुनो। मैंने कहा अगर म्यू बराबर सी अपान वी होता है, जरा गौर कीजिएगा, सुनो ध्यान से, पगेटी क्या कर रहे हो, 727 बैठे स्ट्रेट बैठा। चलो म्यू इक्वल टू कितनी है, सी अपान वी। अब सुनो, अगर म्यू इक्वल टू हमारा सी अपान वी है और मैं क्या कहूं, वी क्या हम किसके लिए निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके निकालते हैं, मान लो एयर के लिए, है ना। अच्छा एयर के लिए मान लो नहीं भी निकाल रहे हैं, अभी हम अज्यूम ही नहीं कर रहे कि हम एयर के लिए निकाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सी तो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, और हमने ये सुना है कि फॉर एयर मीडियम v इक्वल टू कितना हो जाता है, एयर मीडियम की बात करेंगे v किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एयर में भी तो माना जाता है लगभग किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर। तो बताओ म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बाई, मतलब म्यू इक्वल टू कितना हो गया, देखो c कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, v क्या होता है उस मीडियम में, और एयर में किसके बराबर हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम 1। बाकी हर जगह पर म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होने वाली है गधे, है ना। हाँ बाकी हर जगह वैल्यू म्यू की 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होने वाली है। तो सुनो इसका मतलब क्या है, फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 1 and in any other medium refractive index will be more than 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब म्यू की जो सबसे कम वैल्यू होने वाली 1, बाकी हर जगह पर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अब चलो आगे की कहानी सुनो भैया। देखो भाई सुनो ध्यान से, मैंने बताया कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपान वी, और म्यू की वैल्यू हर जगह 1 से तो बड़ी ही होने वाली है। तो जरा v बराबर क्या निकालो, सी अपान कितना हो जाएगा, म्यू। अच्छा सुनो, अगर किसी चीज को इसको c होता है ना, ये क्या है, v वेलोसिटी, v स्पीड है, वेलोसिटी है ना किसमें, मीडियम में। अच्छा सुनो, म्यू की वैल्यू किससे होगी, 1 से बड़ी, और c को अगर 1 से बड़ी नंबर से डिवाइड करोगे तो और छोटा होगा या और बड़ा होगा, और यानी कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है वो इससे क्या होने वाली है, कम होने वाली। क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू किससे, 1 से। अभी देखो हमने क्या लिया था, म्यू इक्वल टू कितना लिया था, 3 पॉइंट। अब ये एग्जांपल फिर से करा था, देखो म्यू बराबर कितना लिया, 3 पॉइंट, और हमको पता है म्यू बराबर होता है क्या, सी अपान, तो v बराबर कितना हो जाएगा, सी अपान म्यू। v बराबर कितना, c मतलब 3 × 10⁸ अपान क्या, 3 अपान 2, 3 से 3 गया, ऊपर कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर। क्या बोला, जहां पर भी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब कितना है, 1.5, जहां पर भी वैल्यू 1 से ज्यादा होने वाली है वहां पर उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होने वाली है, बोलो, c से कम, c से मतलब 3 × 10⁸ से कम। देखो कितना है, 2 × 10⁸। क्या बात समझ में आ रही है, आई की बात समझने की नहीं है भाई साहब। देखो तो म्यू ग्रेटर देन 1 मींस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, ध्यान से सुनना, मींस किसी भी मीडियम में, कोई भी दुनिया का मीडियम हो भैया, है म्यू की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी, और मींस इन एनी मीडियम c विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन v। v क्या है, उस मीडियम में वेलोसिटी है, एंड आल्सो म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। और c क्या हो सकता है, अगर एयर मीडियम रहेगा तो बराबर हो जाएगा, नहीं समझे, अरे v मीडियम बराबर किसके था, v बराबर c कब था, जब मीडियम कौन सा था, एयर, तो बराबर हो सकता है। बाकी हर जगह पर v क्या होगा, छोटा, और c क्या होगा, बड़ा, या c बड़ा होगा, v छोटा होने वाला है, और यहां पर म्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1, नोट कर लो। तो चलो भाई
अब ये चीज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतना जान लिया, क्या क्या जाना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो मीडियम डेंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो मीडियम भाई साहब रेयर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में वेलोसिटी कम रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा रहने वाली है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसमें आगे अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें रिजल्ट पाने वाले हैं। आओ पहले उसको जानते हैं। हमने ये देखा कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, C/V। अच्छा रिजल्ट है, पूछा जाता है। और सुनो नाउ, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो भैया, हाँ C क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो जरा अगर निकालो तो म्यू की यूनिट क्या आने वाली है, ऊपर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, नीचे भी क्या आएगा, मतलब इसकी कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी कोई यूनिट है कि नहीं, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। कई बार तुमसे ऐसा क्वेश्चन कर लेगा कि म्यू इक्वल टू अगर 1.5 है तो इसका क्या मतलब होता है। आओ इसको फुल डिस्क्राइब कर देते हैं। तुम्हारे यहां पूछा भी गया, सीबीएसई में पूछा गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ इफ म्यू इक्वल टू 3/2, व्हाट द मीनिंग ऑफ इफ म्यू इक्वल टू 4/3, म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू इक्वल टू 1.33। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्या मतलब होता है, आ जाओ डिस्क्राइब करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी उस मीडियम में। बात सही है कि नहीं सही है? और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं जा सकता है, 1 के बराबर हो जा सकता है। किसके लिए, एयर के लिए, बाकी हर जगह के लिए 1 से बड़ा होने वाला है। यह सारा रिजल्ट भी हमने बताया था। और क्या सीखा, वेलोसिटी भाई साहब C से बराबर हो सकती है सिर्फ फॉर एयर के लिए, बाकी और मीडियम के लिए हमेशा उस मीडियम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होने वाली है। आ जाओ आगे चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आगे आते हैं। हमको पता चल गया है ये चीज के बारे में। अब सुनो, मैंने कहा अगर म्यू इक्वल टू 3/2 है तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, जरा गौर करो, बहुत ध्यान से, बुद्धि थोड़ा ज्यादा लगा के सुनना। मीनिंग ऑफ म्यू इक्वल टू 3/2 का हमने कहा म्यू इक्वल टू C/V होता है कि नहीं होता? चलो V निकालना है तो V बराबर क्या हो गया, C/μ। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 1/μ इंटू C। क्या देख पा रहे हो, जो V उस मीडियम का है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना टाइम्स कम हो रहा है, 1/μ टाइम्स 1/μ टाइम। मतलब अगर ये 3/2 है तो इसका 1/μ निकालो। 1/μ कितना होता है, 2/, तो ये क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का 2/3 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? अभी एक बार ऐसे देखो पहले, V इक्वल टू कितना, 1/μ, 1/μ वैल्यू कितनी है, 2/3 इंटू C मतलब क्या, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर, चलो 3 से 3 गया तो V इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। क्या मेरी बात समझ आएगी नहीं? अब सुनो मैं क्या बोला हूं, म्यू इक्वल टू 3/2 का मैंने जब तुमसे मतलब पूछा तो हमने क्या कहा, V बराबर क्या फार्मूला बना, C/, तो मतलब 1/μ इंटू C, नहीं है 1/μ इंटू। अब सुनो यहां पर क्या मतलब निकला, जो म्यू है उसका 1/, मतलब 2/, इंटू क्या हो रहा है, C, मतलब जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना टाइम क्या हो जा रहा है, उस मीडियम में वेलोसिटी, नहीं समझ पाए, आ रहा कि नहीं आ रहा, उस मीडियम में वेलोसिटी उतने टाइम से कम हो जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। जैसे नहीं आया समझ में, जैसे 1/μ है ना, देखो 1/μ है तो मैंने कहा 1/μ की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, 2/3, तो 2/3 टाइम्स कम हो रही है। नहीं समझ पाए? अच्छा और सोचो जरा, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, इसका एक और ख्याल ले लो। चलो बताओ, V बराबर कितना होता है, C/, तो C बराबर कितना होता है, म्यू इंटू। देखो जरा C कब तुम्हें मिल रहा है, हाय लाइट आ गई भाई साहब, C कब तुम्हें मिल रहा है, जब V में तुम म्यू से क्या करते रहो, मतलब जिस मीडियम का बहुत ध्यान सुनो, लिखने में आएगा तो लेट जाओगे, पहले बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या बताया हूं, 1/μ टाइम्स वेलोसिटी हो जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/μ टाइम्स हो जा रहा है उस मीडियम वेलोसिटी। दूसरा बार क्या बता रहा हूं, C को जरा निकालो, C बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू V हो रहा है, मतलब V में किससे मल्टीप्लाई कियो, V में किससे मल्टीप्लाई कियो, अगर तुम V में म्यू से मल्टीप्लाई कियो तब जाके तुम्हें क्या मिला है, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है अगर उसमें, अच्छा एक चीज सोचो, इस चीज पे आ रहा हूं जो वर्ड्स बोला उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पर सोच रहा अगर C म्यू ना होता, अगर म्यू ना होता तो क्या C और V बराबर हो पाते? जैसे समझो, जैसे मैं लिख दूं 6 = 2 × 3,
अब मैं कह रहा हूं 2 को ही गायब कर दो तो भैया क्या है, दोनों बराबर हो पा रहे हैं? तब क्या हो जा रहा है, 6 बड़ा हो जा रहा है। बोलो, मतलब अगर म्यू नहीं होगा तो भाई साहब सी और बी बराबर, तो हो क्या रहा है, जितना टाइम जो हट रहा है 3 और 6 में क्या रिलेशन है, जो 6 है वो 3 का कितना टाइम्स है, तो जो C है वो B का कितना टाइम्स है, म्यू टाइम्स कितना। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर म्यू इक्वल टू 3/2 है तो इसका मतलब क्या होता है, उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कितना टाइम्स है, 3/2 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगी तब, लाइट के। किसके, अरे भाई म्यू से जब उस मीडियम में मल्टीप्लाई कर दो कितना टाइम हो जा रहा, आया कि नहीं है। मतलब म्यू इक्वल टू 3/2 का क्या मतलब, अगर कोई पूछे बोलना उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो 3/2 टाइम्स कम है किसके लिए, एयर से। अरे भाई सी ज्यादा है ना तो वी कितना कम है, समझो सी क्या है और वी क्या है, दोनों बराबर कब है, जब म्यू से, मतलब सी म्यू टाइम्स क्या है, सी म्यू टाइम्स क्या है, ज्यादा है, सी म्यू टाइम्स क्या है, और वी क्या है, म्यू टाइम्स। तो ज्यादा कम का भी तो ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो बोलोगे जब 1/म्यू टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो भाई साहब, जो कि सीबीएसई में पूछा गया है, इसको मैं पूरा लिखवा ही देता हूं। 1 मिनट भाई साहब, लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, the refractive index of glass is 1.5, refractive index of glass is 1.5. What is the meaning of this statement, what is the meaning of this statement? ये है भाई साहब क्वेश्चन सीबीएसई 2021। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखोगे। पहली बात तो ये जो म्यू बताया गया है, म्यू क्या बता रहा है, उस मीडियम में वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी का क्या, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का क्या बता रहा है, रिलेशन। क्या बता रहा है, रिलेशन। म्यू तो यही बताता है ना, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बाकी क्या है, देखो भाई साहब, बाकी क्या है, 1.5 है ना, तो बताओ कुछ ऐसा हुआ होगा, सी जो हुआ होगा 1.5 इंटू वी। अरे बोलो, मीडियम, नहीं समझ पाए, किसमें मीडियम है, ग्लास, तो यहां पे वी ग्लास, नहीं समझ पाए। अरे यार अभी मैंने तुम लोग को बताया कि म्यू बराबर कितना होता है, सी अपान, तो वी बराबर, अच्छा म्यू क्या है, ग्लास है, तो यहां लिख दो म्यू ग्लास बराबर क्या, सी अपान क्या, वी ग्लास। तो हमने कहा था सी बराबर निकालो, क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास इंटू क्या हो जाएगा, वी। सी इक्वल टू कितना है, 1.5 इंटू क्या, वी। अब यहीं से तो रिलेशन दे सकते हो चचा, क्या दे सकते हो कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो 1.5 ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन, आया कि नहीं है, नहीं है। जो हमारा C है 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन, आया कि नहीं है। तो लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इज, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स more in air than the speed of light in glass, than the speed of light in glass, speed of light in glass। आई बात समझ में कि नहीं आई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा शुभदा कष्ट खेद हो तो भाई साहब वो बता सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी समझने में परेशानी हो तो बताइए। चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो अब भाई साहब आगे चलते हैं और इसमें एक बेहतरीन सा रिलेशन है। ये हुआ क्या, बोर्ड बहुत ही ज़्यादा डेस्टर सीरीज करने पर थोड़ा ब्लैक ही रह जा रहा, इसीलिए टूटा कह सकते हैं। चलो सुनो ध्यान से, हेलो बकैती नहीं सामने, हाँ चलो अगला टॉपिक है। थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा एक रिलेशन है, कैसे समझ सकते हैं इसको देख लो। अगर मैं लिख दूं भाई साहब WNG, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ, यहां पे हेडिंग डाल सकते हो इंपॉर्टेंट रिलेशन करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थोड़ा इसको फिर से इंक पिला दो, तब तक मैं इससे कंटिन्यू करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। चलो कोई बात नहीं, हमने एन म्यू दोनों से डिनोट करते हैं भाई साहब, तक म्यू चल रहा था भाई, एन आ गया। चलिए आप लोग की खुशी के लिए हम यहाँ पे म्यू ही कर दे रहे हैं। ये म्यू और एन वाले वो हैं जो हमने बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, टी एन ये लिखे थे एन। हाँ बताइएगा, हाँ हाँ म्यू और एन, चलिए आइए, हाँ दोनों सही है। खैर आगे चले, डब्ल्यू म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आइए देखिए, हाँ आगे चले, किसी को कोई समस्या? चलो भाई, तो डब्ल्यू म्यू जी को वैल्यू कितनी आई जरा बताओ, बोलो, म्यू जी अपान म्यू। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में? एयर। किसके रिस्पेक्ट में? एयर छुपा हुआ है, ठीक वैसे जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। अरे यही तो होता ना भाई साहब, बोल दिया गया भाई साहब ओपन द डोर, तो उसमें यू तो छिपा हुआ ना भाई साहब, ऑर्डर की फीलिंग जो आ रही है तो वो छिपा हुआ ना भाई साहब, तो ठीक वैसे है ना। खैर आगे चलते हैं भाई साहब, आगे आ जाओ। जी म्यू, अगर ऐसा लिखा हुआ जी म्यू डब्ल्यू, तो भाई साहब इसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसको भी लिख देता हूं क्या, म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आइए अब करते हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। आ जाओ भाई, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, आ जाओ। तो डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। देखो भाई, म्यू जी से म्यू जी गया, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू गया, तो डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कितना आ चुका है? 1। नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। हाँ भाई साहब, अब इसका मतलब तो निकल गया, कैसे क्या एक रिलेशन निकला। अब ये तो भाई साहब हर जगह के लिए ट्रू। हमने क्या सीखा, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है 1। आ जाओ देखो भाई, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान सुनना, 1 म्यू 2 इंटू लिखा हुआ 2 म्यू 1, वैल्यू कितनी आएगी? 1। कहीं पर लिखा हुआ डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू, वैल्यू कितनी आएगी? 1। कहीं में लिख दिया डब्ल्यू म्यू डी इंटू डी म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू 1, सबका मल्टीप्लाई 1 ही आने वाला है। यहां से क्या हुआ है, अगर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का पता है तो तुम वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का पता कर सकते हो। ठीक, कैसे? 1 म्यू 2 पता है तो 1 म्यू 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपान 2 म्यू। अगर तुम्हें 2 म्यू 1 का पता है तो 1 म्यू 2 का, और अगर 1 म्यू 2 का पता है तो 2 म्यू 1 का निकाल सकते, 2 म्यू 1 पता है तो 1 म्यू 2 निकाल। ठीक है, इसका पता रहेगा इसका निकाल सकते हो, इसका पता रहेगा तो इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन लिखा जाए भाई साहब, जो कि शायद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का भी है भाई साहब। तो लिखो क्वेश्चन, लिखिए भाई साहब, क्वेश्चन है, लिखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index of water for light going from air to water, for light going from air to water be 1.3, मतलब तुम्हें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बट किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में कितना? 1.33। चलिए आइए आगे, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। मतलब तुमसे बेसिकली पूछ रहा है वही जो भी बोला, ये वाटर है, ये एयर है, ये भाई साहब पूछ रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये है 1.33। तो नॉर्मली
अगर अभी तक तुम लोग के लिए भी, वैसे 12th में भी हो सकता है, ऐसा ही होता है यार, कहीं भी ना अगर 1.33 आ रहा ना तो तुम इसको तुरंत लिख लिया करो 4/3, काम हो जाएगा आसान। कैसे और बताते हैं। तुम्हें पता है ना एयर म्यू वाटर, ये रिलेशन पता ना, सोल्यूशन यहां से दे रहा हूं भाई साहब, है ना। तुम्हें पता है एयर म्यू वाटर इनटू वाटर म्यू एयर किसके बराबर होता है? 1 के। एयर म्यू वाटर कितना है? 1.33, पर कितना पुट करना? 4/3। चलो यहां पर पुट कर दिया 4/3 इनटू क्या? वाटर म्यू एयर। अब ये निकालना है भाई साहब, जो गौर करो, तो वाटर म्यू एयर ये किसके बराबर हो चुका है? 3/4, और ये हो चुका है 0.7। नोट डाउन कर लो भाई। ये भाई साहब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं भाई साहब, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन, इसके पहले वाला बोल दिए थे पर था नहीं। लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। लिखो भाई साहब, क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन and water are 1.44 comma 1.47 and 1.33 respectively. In which of these material does light travel fastest? In which of these material, ये भाई मटेरियल लिखा हुआ अगर दिख ना रहा, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इसको यार बड़ी याद इंक पी रही भाई साहब, हुआ क्या इसको? हैं दूसरा भाई लाओ, वही मुझे भी लग रहा है। चलो ये कहीं फेंक दिया, उठा, खत्म हो गया क्या? हैं? चलो भाई, किसमें फास्टेस्ट चल रहा? चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भैया, आइए। 1.44 और दिया 1.47 और दिया 1.33। चलो सुनो, हाँ तो 1.47 1.33 1. ये भाई साहब जाओ इंक ले आओ। चलो 1.44 1.47 1.33। अब पूछ रहा है किसमें लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, राइट। एक लोग जाओ भाई, इंक ही लेने जा रहे हो, बोर्ड नहीं लेने जा रहे हो, सिंगल जाओ। हाँ चलो, किसमें हमारा लाइट फास्टेस्ट ट्रेवलिंग कर रहा है? ठीक है, इस चीज को करना है, लाइट फास्टेस्ट ट्रेवलिंग किसमें हो रही है? ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, हमने ये जाना है कि जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वहां पर भाई साहब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होने वाली? बोलो भाई, स्पीड ऑफ लाइट कम। ये अभी हमने पढ़ाया था, और हमने ये पढ़ा था जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी वहां पर? ज्यादा। तो बताओ, फास्टेस्ट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो चलो बताओ, अगर फास्टेस्ट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होनी चाहिए तो कम कहां पर है? कम ही नहीं, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है भाई साहब, पढ़े होगे? हाँ, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए भाई साहब अगर यहां फास्टेस्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी फॉर्म में आना चाहिए, लोएस्ट। हाँ, तो लोएस्ट होनी चाहिए। लोएस्ट कहां पर? 1.33। तो यहां पर वाटर में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करने वाली है। चलो नोट कर लो। तो भाई साहब इसी पर बेस एक और क्वेश्चन, वो क्या है सुनो, ये है 2015 में आया क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिखो, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इफ द
speed of light in vacuum, if the speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एब्सोल्यूट अच्छा एक चीज और, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई जगह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता है, तो उससे घबराना नहीं। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट, क्योंकि एयर यार लिखा नहीं जाता है, तो रिलेटिव बताया दिखाया था, रिलेटिव तो है नहीं पर है, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम in which light travel with a speed of 1.4 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सीबीएसई ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी कभी भी पूछ सकता है, सो वी रेडी फॉर इट। क्वेश्चन भाई साहब अगर पढ़े होगे तो भाई साहब परेशानी तो नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता है। हाँ चलो भाई निकालो, तुम्हें क्या पता है सोल्यूशन में कैसे निकालेंगे, बोलिए। म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपान वी। बताओ, तुम लोग अभी से गिर गए भाई साहब हैं। चलो म्यू इक्वल टू कितना देर हुआ, 45 मिनट्स हुआ होगा या 48 हुआ होगा, 46 मिनट बस ही हुआ होगा। म्यू इक्वल टू सी अपान वी। चलो म्यू कितना है निकालना ही है। चलो म्यू किसका, कौन सा मीडियम, मीडियम कह रहा है तो हम वर्ड ही मीडियम यूज कर देते हैं। म्यू मीडियम इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, सी अपान कितना, वी मीडियम। अरे बोलिए म्यू सी कितना है, अरे भाई ये तो दिया 3 इंटू 10 की पावर 8। आगे क्या करा, 1.4 इंटू 10 की पावर, उस मीडियम का निकालना है जहां पर इतनी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो भाई ये से ये गया। अच्छा मीटर पर सेकंड ये भी होता है और मीटर पर सेकंड ये भी होगा, तो यहां से ये भी जाएगा। चलो कितना बचा, 3 अपान 1.4, 3 अपान 1.4, ये पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, बोलेगा 30 अपान 14। 2 से कट करो, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 15 बाई 7, 7 2 जा 14, और यहां पर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2.14। दिस इज राइट आंसर, नोट डाउन कर लो। हाँ चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं, अब स्टार्ट करेंगे भाई साहब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ने वाले। आ जाओ भाई, तो थोड़ा सा अब आ गया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो भाई इतना टाइम अगर नहीं दोगे ना तो ढंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिंदगी भर रटना पड़ेगा, है ना। मतलब 40-50 मिनट तक सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चला है, ठीक है। अब 20 से 25 मिनट कुछ नहीं तो 10 मिनट से 10 से 20 मिनट तो चलेगा भाई साहब अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये सारा अलग अलग वीडियो बना, उससे अच्छा 1 घंटे का डाल दिया जाता है, बस आवाज आ जाए भैया। देखिए रिफ्रैक्शन का है, सुनो। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे, सुनो ध्यान से, बताओ। एक लाइट आई और यहां पे इंसिडेंट हुई, फिर यहां से चली गई। अरे बोलो भाई, इसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट। इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज, इस पॉइंट का क्या नाम था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहीं से जाता था नॉर्मल। ओहो कल इसी चीज का टेस्ट हुआ था इसीलिए याद है। ओहो आइए भाई साहब, चलिए बहुत बढ़िया। पर दुर्भाग्य से ऐसा क्वेश्चन हमने दिया नहीं था। हाँ चलिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सुनो अब कहानी इसकी। मैं ये कह रहा हूं कि इसका लॉ, जो पहला लॉ ये कहता है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं माहौल बना देता हूं। सुनो, ये कोई एक मीडियम है, मान लिया इसका नाम है μ1, इसका नाम है μ2, बट कंडीशन ये है जो हमारा μ2 है दिस इज ग्रेटर देन μ1। μ2 ज्यादा है यानी कि मीडियम कैसा है, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, और ये कैसा है, ये होगा इंसिडेंट रे गिर रही है। अच्छा एक चीज और, कहीं पर भी अगर एरो नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सो एरो जरूर लगाना, है ना। जिधर आ रही है जिधर जा रही है ना, समझ गए। चलो ये इंसिडेंट लाइट है, इसको जाना चाहिए था सीधे, पर डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और ये बन गया एंगल, और ये बन गया एंगल आई बन गया था, पहले यही बनाया था। दिस इज एंगल आई, और ये क्या है भैया, हमारा है नॉर्मल। तो जो पहला रूल है वो क्या कहता है, उसको भाई साहब ध्यान से सुनो। फर्स्ट रूल ये कहता था, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
इज ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। जैसे इसको बोलते थे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। वैसे इसका पहला जो लॉ बनता है वो क्या बनेगा भाई साहब, लिखिए। अब इसको फिगर बना लिया होगा, अब थोड़ा सा किनारे करके, अब पहला लॉ, जो पहला लॉ है वो क्या है, लिखो। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence is always lie in the same plane। क्या बात सही है? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। ठीक है, चलो ये पहला लॉ था भाई साहब। ठीक है, फिर बकैती कर रहे हो भाई साहब, है ना? तो ऐसा ना करो कि कुछ लोग को हम बाहर भेज दें, है ना? तो शांति से, है ना? चलो अब आते हैं भाई साहब सेकंड पर। ये लास्ट वार्निंग है ना, ध्यान रखना। चलो सेकंड लॉ पे आते हैं भाई साहब। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन एनीवन एल्स, इस पहले लॉ से। आ जाओ भाई, देखो इसको इरेज कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना, यहां से अच्छे अच्छे रिजल्ट निकलने वाले हैं। अगर इन सबको नहीं समझोगे तो भाई साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम ही लोग के लिए होने वाली। आ जाओ देखो, सुनो ध्यान से। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे है भाई साहब, जो कि एंगल आई है। हमने कहा ये μ1 है और हमने कहा ये μ2 है, और ये भाई साहब हमारा μ2 ज्यादा है, तो ये लाइट इधर बेंड हो चुकी है, दिस इज एंगल R। ये लाइट μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यहां सब पूरा दिख रहा है ना भाई? चलो आगे सुनो कहानी। दूसरा लॉ ये कहता है, पहले वर्ड्स में ही लिख लो, लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस। अब लिख लो इसको, फिर समझाता हूं। द रेशियो ऑफ एंगल, नहीं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। शांति से बैठ नहीं पा रहे मुकुल, कभी तुम पीछे हट रहे हो, कभी आगे आ रहे हो, हैं? इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant for a given pair of media। अब सुनो भैया, देखो SINE लिखा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो, जिसको बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से बताया था? साइन था, कॉस था, टैन था, कॉट था, सेक था, कॉसेक था। ये हमने 9th में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, पर और थीटा, थीटा फॉर एंगल, है ना? कुछ लोग कोचिंग छोड़ दिए थे, तो पर ठीक है, ये बेसिक वाला हमने 2 बार पढ़ाया था, तो पहली मर्तबा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा था साइन को SINE होता है, पर लिखा जाता है SIN, है ना? चलो तो बताओ क्या कह रहा है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब SIN लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I, तो यहां पे आ जाएगा I, और यहां पे क्या आएगा? साइन का R। ये क्या है? इज ए कांस्टेंट। कहां लिखा? इज ए कांस्टेंट। इनका जो रेशियो ये कांस्टेंट होता है, ये हो चुका है कांस्टेंट, है ना? अब ख्याल आता है इस कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि ये कांस्टेंट थोड़ा सा डिफर करेगा रेदर देन अलग अलग, तो इस कांस्टेंट के बारे में कैसे क्या मतलब निकलेगा, आओ हम इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। चलो भैया देखो भाई, अब इस कांस्टेंट, और मुझे लगता है 10 मिनट का टॉपिक और है, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? इसके बाद एक छोटा सा वीडियो मुझे लगता है 10 से 5 मिनट का बनेगा, जो रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब से, कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसको भी हम पढ़ा देंगे। कभी कभी CBSE पूछा हुआ है, ठीक है? अब पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, पर हम बता दिया जाएगा उसको भी, ठीक है? आ जाओ सुनो, ग्लास स्लैब का है ना, मतलब जानता है, पूछता है भाई साहब ग्लास स्लैब, उससे रिफ्रैक्शन कैसे क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें, इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती है, इंसिडेंट रे, है ना? तो आ जाओ भाई सुनो, मैंने क्या बताया, क्या सीखो बताओ? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ का सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है।
साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट। देखा ये गया ये जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट बेसिकली म्यू टू अपान म्यू वन देखा ये गया, मतलब इन्हीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर हो जाता है। अब बात होती है रेशियो म्यू वन बाई म्यू टू होगा या म्यू टू बाई म्यू वन होगा, ये कैसे जानेंगे? पर हम अभी आपको बता रहे हैं ये होगा म्यू टू अपान म्यू वन, और लिखने का तरीका इसके बाद जस्ट बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है। बराबर हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो बेटा, साइन आई अपान साइन आर दिस इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन, दिस इज इक्वल टू व्हाट? वन म्यू टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? अब बात होती है हम कैसे जान पाएंगे कि म्यू टू बाई म्यू वन होगा, म्यू वन बाई म्यू टू होगा, कैसे जान पाएंगे? आइए इसको भी बताते हैं, इसकी भी कहानी का थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं, अब ये भी समझ में आएगा। आ जाओ भाई, देखो आ जाओ भैया। कभी भी अगर तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाना है, अच्छा एक चीज और देखो मैं भूल गया, ये जो लॉ है इसको एक स्नेल साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। इसी जो लॉ जो ये है, अब चलते चले गए, बोला नहीं भाई साहब, जो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसी को स्नेल्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, तो अब जान गए हो तो आगे चलते हैं। तो बार बार बोला जाएगा स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे अब तुम्हें पता चल गया साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, पर ये अप्लाई कैसे करोगे? जैसे इसी में कोई कह दे स्नेल्स लॉ लगाओ, अब तुम्हें पता चल गया ना साइन आई होगा और साइन आर, पर वो म्यू टू बाई म्यू वन होगा, म्यू वन बाई म्यू टू तुम्हें नहीं पता है, तो मैं बताता हूं। देखो, जिसका साइन वाला एंगल लेना इनटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देना। तुमने साइन आई लिया तो इसके साथ कौन आएगा? तो बताओ क्या लिख दो ऐसे? म्यू वन साइन आई बराबर कर दो नीचे म्यू टू साइन, इन दोनों मीडियम में देखो ध्यान से, आगे चल के 12th में भी अप्लाई होगा, तुम्हारे यहां थोड़ा सा कम होगा, आगे चल के ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको अभी से सीख लोगे तो 12th में चल के नई चीज सीखोगे, वरना इसी में कैसे हो जा रहा है म्यू वन साइन आई, देखिए म्यू टू साइन आर, देखिए हो जाएगा म्यू टू साइन आर। अब तुम्हें क्या पता है? साइन आर अपन साइन आई निकालना है, साइन आई अपन साइन आर, तो साइन आई इधर है तो यहां पर कौन आ जाएगा? साइन आर। अच्छा म्यू टू बताओ किधर है? इधर ही तो है, पर म्यू वन किधर जाएगा? तो म्यू टू ऊपर है, और अगर ये भी नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, एक काम करता हूं, एक स्टेप और कर देता हूं, रुके रहो। सुनो भैया, तुम्हें साइन आई चाहिए, साइन आई चाहिए तो म्यू वन साइन आई, पर साइन आई के नीचे तुम्हें अच्छा लगेगा साइन आर, तो साइन आर को इधर ले आओ, इधर आ गया साइन आर, अकेले इधर कौन बचा? म्यू टू। पर तुम्हें साइन आई अपन साइन आर चाहिए, म्यू वन यहां नहीं चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए, देखिए साइन आई अपन साइन आर दिस इज इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और रिलेशन में इसको एस्टेब्लिश करते हैं, एक और जगह कैसे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करोगे भाई साहब, आ जाओ उसको भी देख लो। देखो भाई, कुछ नहीं चेंज करता हूं, थोड़ा सा बदल देता हूं, बस थोड़ी सी कहानी हम बदलेंगे, घबराइएगा नहीं। हाँ आइए देखिए, ठीक है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है, लाइट यहां से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या होगा? एंगल ऑफ, क्या करोगे? क्या म्यू थ्री साइन आई करोगे? अब की बार कौन है? आर, तो क्या हो जाएगा? म्यू थ्री इंटू साइन, चलो भाई म्यू थ्री इंटू क्या? साइन बराबर म्यू फोर इंटू, तो तुम्हें साइन आई चाहिए, आई साइन आई अपन आर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साइन आई इधर है, साइन आर को इधर लेकर चलो, तो म्यू थ्री बच जाएगा इधर इंटू म्यू फोर इंटू क्या? साइन आई अपान साइन, इसको इधर ले आओ तो क्या बन गया? म्यू थ्री अपान म्यू फोर इज इक्वल टू क्या? साइन आई अपान साइन। क्या आया बात समझ में कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत हो बताओ भाई, किसी को कोई समस्या नहीं है? कंफर्म है? म्यू फोर साइन आई, म्यू फोर साइन आई, म्यू थ्री साइन आर, तो बस हो गया भाई साहब। आ गया, आगे चले इसमें, चलो चलो भाई साहब, इसमें थोड़ा सा और है, मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूं यार, है ना, तुम लोग की हालत को देखते हुए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो आ जाओ। अब इसमें स्नेल्स लॉ पे बेस ऐसे एक दो एप्लीकेशन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, तो इसमें हम नॉर्मल फिगर यूज करेंगे, उल्टा सीधा नहीं बनाने वाले। आ जाओ भैया, हाँ देखो भाई, रेज आई इधर जाना चाहिए था, मुड़ गई इधर, आर है, आई है, म्यू वन है, म्यू टू है, ए है, दिस इज एंड दिस इज, अच्छा बना तो यहाँ पर
दिस इज नॉर्मल। चलो भाई सुनो, क्या पढ़े हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा, बोलो। चलो ये तो जान रहे हो, अब बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इधर से चलेगी राइट कि नहीं चलेगी? अरे इधर चलेगी, इसमें भी चलेगी नहीं चलेगी? तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमने मान लिया इसमें वेलोसिटी कितनी है, इसमें वेलोसिटी कितनी है। चलो अब μ2 बराबर कितना हो जाएगा, समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, म्यू बराबर होता है C अपान B, जो मीडियम वही वाली, अगर मीडियम 1 तो वेलोसिटी 1, अगर 2 है तो यहां पे तो μ2 है, तो यहां पे μ2 निकलेगा तो किसके बराबर आएगा, C अपान V2, तो यहां पे किसके बराबर, C अपान μ1 किसके बराबर होगा, C अपान ये V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम μ1, V1 क्या है, V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम μ1, V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो भाई साहब अब पुट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, μ1 की वैल्यू ऐसे कितनी है बताओ, μ1 बराबर क्या आएगा, बोलो भाई, C अपान C से C, V1 गया ऊपर तो V1 अपान, हाँ बोलिए आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, तो यहां पे रिलेशन क्या स्टैब्लिश हुआ, बोलिए पहला रिलेशन क्या बना है, हाँ देखिए, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू किसके, V1 अपान, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताओ भाई, आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब तुम लोग सुने होंगे जहां पर लाइट की वेलोसिटी किसी बेबी की वेलोसिटी आती है, क्लास 9 साउंड, जो लोग थोड़ा दिन के लिए मौज करने गए होंगे उनका ये साउंड छूटा था, ठीक है, हाँ सामने देखिए, हमको देखिए इतने अच्छा लग रहा है, हाँ। तो जो लोग पढ़े हैं भाई साहब वो जान रहे होंगे कि वेव में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी आती है और थोड़ा सा वेवलेंथ भी आता है कि नहीं आता। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का कोई रिलेशन था, क्या था, V बराबर F इंटू, उसका बेस थोड़ा सा सिनेरियो आता है, बस 5 मिनट का काम और है और यहां पे एंड अप हो जाएगा। चलो भैया आज आवाज आ ही रहे तो ठीक है भाई साहब, है सुनो ध्यान से, कहानी सुनो। तुमने क्या पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, F इंटू, हमने कहा था इसको N इंटू लैम्डा बोल सकते हो, पर N से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिखा रहे हो, तो यहाँ पे N को नहीं, हम क्या बार बार यूज करेंगे, आया कि नहीं है, हमने कहा था न्यू इंटू लैम्डा भी कर सकते हो, याद है कि नहीं याद है। चलो भाई V क्या है, F क्या है, लैम्डा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे डाल के लिखो, फिर आगे चलते हैं। सुनो, जो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है, हमने बताया था फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सोर्स की होती है, किसकी, सोर्स, मतलब जैसे यहां से लाइट निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी जो लाइटियां जा रही है इधर उधर उसकी नहीं है, वो जो सोर्स ये इसकी है, मतलब जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, मतलब मीडियम के बदलने पर वेलोसिटी बदल रही कि नहीं बदल रही है, पर मीडियम के बदलने पर एक चीज कांस्टेंट है, क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, विच क्वांटिटी इज नॉट, मतलब कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती नहीं है, वेरी नहीं करती है, मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाने के बाद भी वेवलेंथ भी वेरी करता है, वेलोसिटी भी वेरी करती है, पर एक चीज वेरी नहीं करती है, दैट इज, आया कि नहीं आया, इसको लिख लो भाई साहब, मतलब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में भले चली जाए पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट वेरी आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आई बात समझ की नहीं है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती है, लिख दे रहा हूं, वेरी नहीं करती है, समझ पा रहे हो, गिरगिट नहीं है, रंग बदल दे, फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट रहती है ना, तो फ्रीक्वेंसी के जैसे रही है, पर क्या ही बताएं हम। हाँ चलो भैया सुनो, अच्छा V बराबर क्या होता है, F इंटू, अच्छा अभी μ1 में वेलोसिटी कितनी है, V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी F रहेगी कि नहीं रहेगी, पर लैम्डा कितना हो गया, चलो भाई इक्वेशन 1, ऐसे V2 बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर, आया कि नहीं आया। चलो अभी तक क्या सीखे हो, साइन आई अपान क्या, साइन आर बराबर क्या, μ2 अपान μ1 बराबर क्या, V1 हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ V1 बराबर कितना आया है, F इंटू लैम्डा अपान V2 क्या, F इंटू लैम्डा, तो F से F गया बराबर क्या, लैम्डा 1 अपान लैम्डा, नोट करो भाई। चलो भाई साहब, तो फिर साइन आई साइन आर हो चुका है, μ2 बाई μ1, b1 बाई b2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1, ये हो चुका है। अब इसको एक बार समरी दे देते हैं कैसे क्या होता है। लैम्डा 1 वेवलेंथ है, कहां पर, मीडियम 1 में, लैम्डा 2 क्या था, वेवलेंथ इन मीडियम 2। क्या हुआ है, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या, बोलो,
म्यू2 अपान म्यू1 बराबर v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये रिलेशन कई बार यहां से कुछ भी, खासकर ये दोनों जो हैं म्यू2 अपान म्यू1 बराबर v1 अपान v2, ये कुछ ज्यादा ही रिलेशन पूछ लिया जाता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करके। तो इसको ऐसे भी कई किताबों में दिया रहता है म्यू2 v2 बराबर म्यू1 v1, ऐसे भी दिया रहता है। आया कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। पक्का नहीं है? चलो भाई साहब। अच्छा, यहां से पता चल रहा है म्यू2 अगर ज्यादा होगा, म्यू2 ज्यादा है, म्यू2 तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? तो v2 क्या हो जाएगा? v2 कम हो जाएगा ना। और v1 क्या हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू म्यू2 अपान म्यू1। देखो म्यू2 देख लो, म्यू2 अपान म्यू1 बराबर क्या? v2। वैसे जान रहे हो इसको, यहां से भी रिलेशन बताना चाह रहा हूं। म्यू2 ज्यादा और म्यू1 ज्यादा होने का मतलब म्यू2 ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। और v2 क्या हो जाएगा? कम हो ये यहां पे क्या बोला? म्यू2 ज्यादा, अच्छा v1 अपान v2 भाई, v1 अपान v2। चलो म्यू2 ज्यादा है, म्यू2 ज्यादा होने का मतलब क्या है? और v1 म्यू2 ज्यादा, समझो पहले इधर पहले इस पे फोकस करो। म्यू2 ज्यादा है और म्यू2 ज्यादा और म्यू1 कम, डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज्यादा, मतलब वैल्यू एक से। v1 क्या है? क्योंकि म्यू1 कम था तो v1 ज्यादा है, कम। म्यू1 कम है तो v1 क्या होगा? ज्यादा। और v2 क्या होगा? कम। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 से। ठीक है भाई साहब। स्नेल्स लॉ के सारे क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता हुआ भाई साहब, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट सारे एंड अप हो चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्कस किया था ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया है। बोर्ड के क्वेश्चन आप जाके ट्राई कर सकते हैं, और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो ना बने। नहीं बनेगा, हमसे डाउट पूछिए, हम उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, इसमें डिस्कस करेंगे भाई साहब जो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा हो चुका है भाई साहब, इसमें कुछ भी बचा नहीं हुआ है। आगे और भी जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन चीज को हम बताएंगे भाई साहब। और केमिस्ट्री में शुरू करेंगे भाई साहब एसिड बेस एंड सॉल्ट, या मेटल नॉन मेटल जो भी कहोगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और फिजिक्स में इसके आगे बढ़ेंगे लेंस की तरफ। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में। ओके, बाय बाय।